Good evening everyone and welcome to this free class on स्पर्धा डिजिटल। इसमें हम लोग फिजिक्स +1 के टॉपिक्स कर रहे हैं और अभी तक जो हमने टॉपिक्स कवर किया है वो है काइनेमैटिक्स और अब हम डायनेमिक्स करने लगे हैं। डायनेमिक्स में हम कॉजेज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से लॉज ऑफ मोशन को हम मोशन प्रॉब्लम्स में लगा सकते हैं। खास करके लास्ट क्लास में हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे उसमें जो प्रॉब्लम्स थे वो इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स थे जिसमें बॉडीज में मोशन कोई नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आज जो है आज हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें बॉडीज का मोशन हो रहा है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, एक बार याद दिला रहा हूं। स्टेप्स में हम सबसे पहले सिस्टम चूज करते हैं और फिर सिस्टम के ऊपर फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं और फोर्सेस को हम दिखा देते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो FBD बनाते हो। ठीक है, और थर्ड अब हम एक एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं या रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, हम रेफरेंस फ्रेम चूज करते हैं। रेफरेंस फ्रेम से अब हमको ये पता चल जाता है कि किस किस डायरेक्शन में हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम एंड रिजॉल्विंग फोर्सेस in x and y directions। ठीक है, फोर्सेस को x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यूजुअली जो है x डायरेक्शन उसको चूज करते हैं जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है और y डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मोशन। ठीक है, अब क्योंकि x डायरेक्शन में मोशन होने वाला है तो हम ये लिख सकते हैं सिग्मा Fx नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। और क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने वाला तो सिग्मा Fy इक्वल टू 0 कर देते हैं। आमतौर पे जब सरफेसेस स्मूथ हो तो आपको y डायरेक्शन के मोशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, y डायरेक्शन के इक्वेशंस लिखने का कोई फायदा नहीं होता, तो हम केवल x डायरेक्शन के मोशन के इक्वेशंस लिखते हैं। प्लस कई बार तो हम y डायरेक्शन के फोर्सेस भी नहीं दिखाते, उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, बट यहां पे मैं फॉर क्लैरिटी वो दिखाऊंगा, y डायरेक्शन के फोर्सेस भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो एक सिंपल सा सिचुएशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लो मास m1 m2 और रोप का मास स्मॉल m है। ठीक है, ओके, और हमको वैल्यूज दिया हुआ है, लिखा है ये सरफेस स्मूथ है। ठीक है, m1 इज इक्वल टू 2 kg, m2 is 3 kg और small m is again 3 kg। ठीक है, और F हम यहां पे लगा रहे हैं 24 न्यूटन। ठीक है, F जो है वो हम रादर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ठीक है, F का वैल्यू मैं लगा रहा हूं, F is let's say 120 न्यूटन। ठीक है, 120 न्यूटन। आपको बताना है A पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। टू फाइंड टेंशन एट पॉइंट A। ठीक है, चलो अब यहां से करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, टेंशन एट पॉइंट A ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम कॉमन एक्सेलेरेशन निकालते हैं। पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलेरेशन क्या होगा?
और फिर उस कॉमन एक्सेलेरेशन को यूज करके किसी भी पॉइंट पे हम टेंशन वेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसको अपना पूरा सिस्टम ले लो। ये पूरा सिस्टम ए से आगे एक्सेलरेट कर रहा होगा। इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एफ है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल। तो इस पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो तुम लिखोगे 120 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। ठीक है, तो a को हम लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई, देखो टोटल मास कितना है 2 प्लस 3 प्लस 3, सो दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन हो गया पूरे सिस्टम का। और अब जिस भी पॉइंट पे आपको टेंशन निकालना है, याद रखना जिस भी पॉइंट पे टेंशन निकालना है अपना सिस्टम वहां से पास कराना है। तो अगर ए पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो अपना सिस्टम का बाउंड्री ए से पास कराना है। ठीक है, इसके पीछे वाला सारा मासेस ले लो, ये सबसे आसान होता है, सबसे आसान यही होता है कि इसके पीछे के सारे मासेस ले लो। अब इस सिस्टम के अंदर जो भी मास है उसका एक्सेलेरेशन भी यही है, ए है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ए से चल रहा है। इसके ऊपर जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो यहां पे जो टेंशन लग रहा होगा TA, वही इसको खींच रहा होगा। ठीक है, देखो याद रखना स्ट्रिंग के ऊपर जहां कहीं भी टेंशन निकालोगे सिस्टम जिसको लोगे उससे अवे लगेगा टेंशन। तो यहां पे टेंशन का वैल्यू आगे की तरफ, टेंशन का फोर्स आगे की तरफ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हम अब ये इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे दिस TA इज m1 प्लस m इंटू ए, सो 2 प्लस 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 75 न्यूटन। अब देखो ये क्वेश्चन को ना मेरे देने का पर्पस ये नहीं था कि यहां से आपको निकलवाना है। अब ये सारे सिस्टम को मैं वर्टिकल कर देने वाला हूं। ठीक है, दिस इज m1, दिस इज स्मॉल m एंड दिस इज m2। और अब मैं इसके ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स लगाने वाला हूं और आपको बताना है फिर से ए पे टेंशन क्या होगा। अब ये सारा वर्टिकल हो गया। फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए। ठीक है, तो रियल पर्पस ये था क्वेश्चन देने का, टेंशन एट पॉइंट ए। इस केस में क्या होगा, अगर हमने इसको वर्टिकल कर दिया तो टेंशन का वैल्यू कितना होगा। सोचो, सोच करके करना है। तरीका आपको पता है, पहले ओवरऑल एक्सेलेरेशन निकालना है, फिर जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट से अपना सिस्टम बाउंड्री लेके जाना है। ठीक है, ओवरऑल एक्सेलेरेशन कितना होगा, पहले ओवरऑल एक्सेलेरेशन, फिर उसके बाद जिस पॉइंट पे हमको निकालना है टेंशन उस पॉइंट से अपना सिस्टम बाउंड्री पास कराना है। ठीक है, इसका ओवरऑल एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा होगा, सबका वेट। ठीक है, दिस इज m1g, इसका वेट लग रहा होगा स्मॉल mg और इसका भी वेट लग रहा होगा m2g और अपवर्ड फोर्स अकेला ये है। अभी देखो ये सबका अगर मैं वेट ऐड कर दूं तो 2 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 10 80 न्यूटन। ठीक है, ये सबका अगर मैं वेट ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन। अब 120 इससे ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ए अपवर्ड डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 120 माइनस 80 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 8, सो दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब आपको ए पॉइंट पे बताना है कि इसका टेंशन कितना लग रहा होगा। तो मैंने कहा सिस्टम बाउंड्री यहां से पास करा दो। सो दिस इज आवर सिस्टम, दिस इज आवर सिस्टम। इसका एक्सेलेरेशन भी 5 होगा क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन 5 है। अब टीए जल्दी से निकाल के बता दो टीए कितना हो जाएगा, एंड यू विल गेट सम रियली इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इस सिस्टम पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है वो निकाल लो, फिर टीए माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन कर दो। एक्सेलेरेशन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 5, एक्सेलेरेशन ऑलरेडी निकाला हुआ है 5। देखो इसमें बाहर से जो इस पे वेट लगेगा, वेट कितना लगेगा, ये और ये, केवल ये हमारा सिस्टम है और यहां से ऊपर टीए लग रहा है, यहां से ऊपर टीए लग रहा है और इस पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, ये 30 और ये 50 न्यूटन। तो अब मैं इक्वेशन लिखूंगा टीए माइनस 50 इज इक्वल टू टोटल मास 2 + 3 इंटू एक्सेलेरेशन। इसका भी एक्सेलेरेशन वही हो रहा होगा जो पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन है। तो टीए विल बी 75 न्यूटन। अब इंटरेस्टिंग चीज यही है, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि चाहे इस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल रखो या वर्टिकल रखो, जो टेंशन का फोर्स है वो उतना ही रहता है। ठीक है, दोनों केस में इक्वल टेंशन, इक्वल। ठीक है, 75 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। देखो एक वेल है, कुआं है, ठीक है, और इस कुएं में से पानी खींच के निकालना है हमको। ठीक है, ये कुएं में से पानी खींच के निकालना है। दो तरीके से हमने सिस्टम को बना के रखा है। एक में हम पानी को डायरेक्ट खींच रहे हैं ऊपर, और जो दूसरा सिस्टम है इसमें हमने एक पुली लगाया हुआ है। अच्छा, पुली लगाने से जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, पुली लगाने से डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक पुली लगाया, तो अब इसको नीचे की तरफ खींचना होगा। ठीक है, बकेट को अब ये नीचे खींचेगा तो ये ऊपर आएगा। इसमें ये डायरेक्ट ऊपर खींच रहा था। ठीक है, ये बकेट इज 10 kg along with water, ये भी वही है 10 kg। Man is 60 kg, this is also 60 kg। आपको बताना है दोनों ही केसेस में to find normal reaction force on man from the platform। In each case कितना होगा। एक बार ये मैन जो है ये बकेट को ऊपर पुल कर रहा है और स्लोली पुल कर रहा है। ठीक है, बकेट को स्लोली पुल करना है। स्लोली का मतलब है एक्सेलेरेशन 0। ठीक है, बकेट का कोई एक्सेलेरेशन नहीं। देखो, बकेट को ऊपर पुल करना है तो टी टेंशन लगाना है, तो यहां पे भी क्या होगा, टी ही होगा फोर्स। और स्लोली पुल करना है तो अगर ये 100 न्यूटन इसका वेट है तो टी का वैल्यू हो जाएगा 100 न्यूटन। इसमें भी और इसमें भी टी का वैल्यू हो जाएगा 100 न्यूटन। इसका वेट 100 न्यूटन है, टी का वैल्यू 100 न्यूटन, यहां भी। ठीक है, यही सेम टी इस बॉय के ऊपर भी लगेगा या मैन के ऊपर। यहां पे टी लग रहा है,
ठीक है, यहां पे T नीचे की तरफ लग रहा है। अब फर्स्ट वाले केस में देखो बॉय के ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहा है। एक तो इसका वेट लग रहा है 600 न्यूटन, एक हमने बताया इसका T लग रहा है टेंशन 100 न्यूटन, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो फर्स्ट केस में तुम लिखोगे N इज इक्वल टू 600 प्लस T, सो दिस इज 700 न्यूटन। और इस केस में देखो यहां पर 600 न्यूटन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो इसके लिए लिखोगे T प्लस N इज इक्वल टू 600, तो N इज 600 माइनस T, सो दिस इज 500 न्यूटन। ठीक है, देखो यही प्रॉब्लम हमको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि अगर मान लो कोई ऐसा कुआं है तो कुएं में पुली लगाना जो है वो ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि अगर मान लो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है ना, 700 न्यूटन है, ज्यादा है अगर नॉर्मल रिएक्शन, तो फिर उस केस में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोड भी ज्यादा आएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन फोर्स प्लेटफॉर्म पे आएगा नीचे की तरफ। तो अगर प्लेटफॉर्म को ज्यादा फोर्स से दबाया जाए और प्लेटफॉर्म फर्म नहीं है, अगर मान लो मिट्टी का बना हुआ है, तो वो टूट के गिर सकता है, तो ये बंदा गिर जाएगा कुएं के अंदर। यहां पे फोर्स कम है, यहां पे 500 ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको केसेस प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत हेल्प करते हैं समझने के लिए कि क्या चीज करना चाहिए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ये 2 kg और ये 6 kg। ठीक है, और इसको एक लिफ्ट के अंदर लटकाया हुआ है। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको बताना है यहां पे अगर मैं एक छोटा सा स्प्रिंग बैलेंस लगा दूं, आपको बताना है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितना होगा, इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना होगा। ठीक है, 2 kg 6 kg, ये हमने 2 ब्लॉक्स लटकाया हुआ है, लिफ्ट को अपवर्ड एक्सेलेरेशन दे रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताना है। देखो इसको कैसे करें, इस चीज को हम बोलते हैं एटवुड मशीन, और हमने ये देखा हुआ है कि अगर इसमें मासेस M1 और M2 ऐसे हम लटका दें, तो इसका एक्सेलेरेशन A जो होता है वो होता है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, और टेंशन भी आपको याद होगा, ये होता है 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, लेकिन ये एटवुड मशीन ऐसा था जिसका सपोर्ट रेस्ट में था, मतलब जिस सीलिंग से ये लटका हुआ था वो रेस्ट में, बट यहां तो वो सपोर्ट भी अपवर्ड मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन से। तो इसका मतलब है कि आपको अब G की जगह पे क्या लेना होगा, G की जगह पे G इफेक्टिव लेना होगा, और एक जो बॉक्स है या लिफ्ट है इसके अंदर अगर अपवर्ड एक्सेलेरेशन हो रहा है तो G इफेक्टिव ये होता है G प्लस A। ठीक है, इफ A इज अपवर्ड, और अगर A डाउनवर्ड है तो G इफेक्टिव होता है G माइनस A। ठीक है, ये हमने सीखा है। तो यहां पे ये वैल्यूज को हटा करके G नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे G इफेक्टिव। अब बता दो आंसर फटाफट, ये भी G इफेक्टिव, ये भी G इफेक्टिव। तो
यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, तो यहां पे टेंशन 2T। अब अगर किसी स्प्रिंग बैलेंस को यहां पे लगा भी दिया ना तो उसका रीडिंग क्या होगा? उसका रीडिंग होगा 2T। बताओ कैसे करें? यहां से टेंशन T तो निकाल लो, यहां टेंशन T, और यहां पे रीडिंग हो जाएगा आंसर 2T। ओके, मैं T देखता हूं। T का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6 इंटू G इफेक्टिव इज 10 प्लस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 न्यूटन। 36 न्यूटन, ठीक है। बट रीडिंग जो है वो T नहीं है, वो कितना है? 2T है, ठीक है। तो रीडिंग हो जाएगा 2T एंड दैट विल बी 72 न्यूटन, या इसको कई बार हम लिखते हैं 7.2 kg वेट, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस में नॉर्मली जो हमको कैलिब्रेशन दिया होता है वो किलोग्राम में दिया होता है। तो समझ लो सिर्फ जो वैल्यू इसके अंदर टेंशन का है ना, उसको G से डिवाइड कर देना, और केवल G से डिवाइड करना, G प्लस A से नहीं डिवाइड करना, G से डिवाइड कर देना। ये आंसर हो जाएगा 7.2 kg वेट या 72 न्यूटन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये आंसर, ठीक है। चलो एक आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो, एक एटवुड मशीन है, इसके एक साइड छोटा सा मास m है और एक साइड बड़ा मास है m, and it's given that capital M is much greater than a small m. Then what is tension in the string? Joining the blocks. ठीक है, ब्लॉक्स को जो ज्वाइन करने वाला स्ट्रिंग है, इसके अंदर टेंशन कितना होगा ये बताना है। ये दिया हुआ है कैपिटल M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो T का जो वैल्यू है वो जो फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। बताओ, मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए आप लोगों का ना। T कितना होता है? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G, ठीक है। तो अब इसमें टेंशन कितना हो जाएगा? 2 कैपिटल M इंटू स्मॉल m, m1 प्लस m2, m प्लस स्मॉल m इंटू G। अब देखो m प्लस स्मॉल m, दिस विल बी नियरली इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है। क्योंकि स्मॉल m बहुत छोटा है कैपिटल M से, तो उसको ऐड करके भी कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। तो अब ये m और ये m कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2mg। सो दिस इज टेंशन इक्वल टू 2mg। अगर यहां पे हमसे पूछा जाता कि टॉप पे कितना होगा, तो दैट वुड हैव बीन 2t, 4mg हो जाता, ठीक है। तो यहां पर हम स्मॉल m को 0 नहीं लिखेंगे, ये फर्क समझना है, ठीक है। कोई अगर चीज बहुत छोटा है, उसको बड़े के कंपैरिजन में प्लस माइनस करने पे नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में उसको 0 नहीं लिख सकते, ये याद रखना, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है जो तुमने यहां पे कमिट किया है आदित्य। ये नहीं करना है, ये नहीं करना कि स्मॉल m को 0 लिख दो ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है ये। चलो, इस क्वेश्चन का पर्पस भी यही था कि आप ये गलती करें। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन सम पुली कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। ये दोनों मासेस m है, ये A और ये B,
you have to find acceleration of masses A and B. ठीक है, चलो A एंड B का एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। पहले A और B के एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकाल लो, किसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। अच्छा, दो तीन तरीके तुमको बताए थे मैंने इसमें एक्सेलेरेशन को रिलेट करने के लिए। एक तो बताया था बाई ऑब्जर्वेशन, दूसरा बताया था टेंशन मेथड, और तीसरा आपको बताया था कैलकुलस यूज करके, जो कि मैंने कहा था कि इसको अवॉइड करना, कैलकुलस यूज करके नहीं करते हम। तो यहां पे टेंशन से बता दो, टेंशन मेथड से बता दो कि दोनों के एक्सेलेरेशन का रिलेशन क्या होगा। अगर ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाएगा, इनका रिलेशन बताना क्या होंगे, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन कितना कितना होगा। कैसे करें, देखो यहां पे अगर टेंशन ले लें T, तो यहां पे टेंशन हो जाएगा 2T और यहां पे भी टेंशन हो जाएगा 2T। अब AA अपॉन AB इज TB अपॉन TA। TB है T और TA है 2T, so this is 1/2. So AB is 2 times AA. Acceleration of B is equal to 2 times acceleration of A. बिल्कुल ठीक है, आदित्य का ठीक है आंसर। तो सीधा सा चीज है, देखो मैंने आपको कहा था कि जिसका टेंशन T उसका एक्सेलेरेशन लिखना है 2A, तो ये एक्सेलेरेशन है 2A क्योंकि यहां पे टेंशन T है, और जिसका टेंशन 2T उसका एक्सेलेरेशन लिखना है A, इसका एक्सेलेरेशन A। अब निकाल लो, अब तो आसान है, अब तो आसान है, अब फाइंड आउट करो। देखो इसमें इधर mg और इधर t, और इसमें इधर mg और इधर 2t, तो a का इक्वेशन लिखोगे 2t माइनस mg इज m इंटू a, और b का इक्वेशन लिखोगे mg माइनस t इज m इंटू 2a। निकाल लो a का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, या सिंपली स्मॉल a क्या हो जाएगा, ये निकाल लो। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो ये कट जाएगा। सो दिस इज माइनस mg प्लस 2mg, सो mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, तो 5 हो जाएगा, 5 ma। तो a इधर लिख दिया तो 5m लिख देते हैं, 5m। सो दिस इज g बाई 5। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ a इज g बाई 5, एक्सेलेरेशन ऑफ b इज 2g बाई 5। दिस इज आंसर, g बाई 5 एंड 2g बाई 5। बिल्कुल ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक फोर्स F यहां पे लगा रहे हैं, ये पहला केस है, और दूसरा केस है F ऐसे लगा रहे हैं। दोनों केसेस में ये मास m है, ठीक है, दिस इज B। बट यहां पे इसका एक्सेलेरेशन a2 है और यहां पे इसका एक्सेलेरेशन a1 है। सो यू हैव टू फाइंड a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहां पे F, यहां पे भी टेंशन F, तो यहां पे 2F, इस पे 2F का फोर्स लग रहा है, तो a1 हो जाएगा 2F अपॉन m। अच्छा यहां पे F, तो यहां पे उसका आधा F/2 और यहां पे भी आधा F/2, तो इस पे फोर्स लग रहा है F/2, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा F/2 डिवाइडेड बाई m, तो A1 अपॉन A2 ये 4 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनफैक्ट। ठीक है, इसमें देखो लिखा है ऑल पुलीज आर मासलेस। ठीक है, ऑल पुलीज आर आइडियल। यू हैव टू फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सारे पुलिस आइडियल हैं। ठीक है, सारे पुलिस आइडियल हैं। आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा। मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालें। देखो यहां से ये पूरा एक ही धागा है, एक ही धागा है, यहां से गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा एक धागा है, ये दूसरा धागा है। दिस इज 1, दिस इज 2। तो एक धागे के अंदर टेंशन हर जगह एक जैसा रहेगा। ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी। अभी अब इसको देखना, ये पुली के ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है टी और टी, 2T, और नीचे की तरफ लग रहा है टी। अब आइडियल पुली के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होना चाहिए, तो 2T इक्वल टू टी होना चाहिए। ठीक है, इस वाली पुली को अगर हम देखें तो इसके लिए 2T इक्वल टू टी हो जाना चाहिए, बट 2T इक्वल टू टी तो पॉसिबल है नहीं। वैसे तभी पॉसिबल है जब T इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर ये 0 है तो यहां पे देखो T, इसका 2T और नीचे mg, तो 2T भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, mg माइनस 0 अपॉन m। सो दिस इज g डाउनवर्ड, दिस इज द आंसर। ठीक है, यस, आदित्य ने ठीक कहा, द ब्लॉक विल फ्री फॉल। बिल्कुल ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन g हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब इसका करते हैं हम। ठीक है, ये एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये दोनों मासेस इक्वल दिया है। इस मोमेंट पे दोनों ब्लॉक्स रेस्ट में हैं। ब्लॉक्स आर released from rest at the moment shown in figure. ठीक है, you have to find acceleration of each block just after they are released. Just after they are released. ठीक है, सरफेसेस स्मूथ है, ये स्मूथ है सरफेस। ठीक है, देखो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा। दिस इज V1, दिस इज V2। अब V1 V2 में रिलेशन लिखना है। V1 इज इक्वल टू 2V2। बेटा देखो इधर जो है ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 30 डिग्री। तो आपको कहा था कि स्ट्रिंग के अलोंग दोनों एंड्स का एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए, सॉरी वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा V2 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। V2 cos 30 is √3V2/2। ठीक है, सो V1 is V2 cos 30
√3v2/2। ठीक है, तो ये पहला चीज। ठीक है, समझ में आया? अभी देखो t = 0 पे बॉडीज ने चलना शुरू नहीं किया। अगर मैं इसको एक्सेलेरेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो a1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, देखो यहां पर एक्चुअली इस मोमेंट पर, ऐसे तो मुझे इसको थीटा लिखना चाहिए था। ठीक है, ये थीटा, इसको मैं लिख देता हूं, दिस विल बी थीटा = 60 डिग्री, दिस इज थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं v1 = v2 sin थीटा। ठीक है, v1 = v2 sin थीटा। तो a1 = लिख सकते हैं इसको dv2/dt into sin थीटा प्लस v2 into cos थीटा dθ/dt। बट इस मोमेंट पे v2 का वैल्यू 0 है, तो सेकंड टर्म जो है ये कैंसिल, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी a2 sin थीटा, वो भी केवल इसी मोमेंट पे। a1 = a2 sin थीटा, ये है जस्ट आफ्टर मोशन स्टार्ट्स, हमेशा के लिए नहीं है ये। सो a1 = √3a2/2। थीटा यहां पे कितना है? 60 है। अब आप इक्वेशंस लिख लो, अब तो आसान है। ठीक है, जो m1 का इक्वेशन होगा वो हो जाएगा m1g - t इज m1a1, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन देखो, इसमें इस तरफ को टेंशन T लगेगा, यहां पे भी टेंशन ऊपर की तरफ T है, नीचे mg है। तो m1 भी m है, m2 भी m है, तो उसको तो mg ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो m2 के लिए इक्वेशन लिखा जाएगा t cos थीटा, t sin थीटा sin 60 डिग्री, या cos 30 लिख लेना, इस इक्वल टू m2 भी m है, m2a2। ठीक है, m1 भी m है, दोनों को m लिख दो बस। अब यहां से t को एलिमिनेट कर देते हैं, √3/2, इसको भी √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, ये और ये कट जाएगा। तो दिस इज √3mg/2 इज इक्वल टू, और यहां से a1 और a2 को मैं √3, या a1 को मैं लिख देता हूं √3a2/2। तो ये हो जाएगा √3/2 m, a1 इज √3a2/2 प्लस ma2। तो ये हो जाएगा 3/4 ma2 प्लस ma2। सो दिस इज 7/4 ma2। तो यहां से a2 निकल जाएगा, therefore a2 is equal to m काट दो, 2 से 4 काट दो, 2 √3/7g। दिस इज a2, और a1 हो जाएगा, a1 इज √3/2। तो √3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 तो कट जाएगा, तो ये 3/7g आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। दीज आर द आंसर्स। ठीक है, तो ऐसे ये सारे क्वेश्चंस में आपको कांस्टेंट इक्वेशन के साथ साथ नॉर्मल जो इक्वेशंस है वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे F = ma वाले जो इक्वेशंस है उनको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें
ठीक है, ये एक प्लैंक है, इस प्लैंक पे ही एक आदमी खड़ा है और ऐसे ये प्लैंक से धागे वागे बंधे हुए हैं। ठीक है, इसका मास 60 kg है और ये प्लैंक का मास 30 kg है। ठीक है, आपको बताना है इस मैन को रस्सी को कितना फोर्स से पुल करना है। ठीक है, ये आपको फोर्स F बताना है, यहां कितना पुल करना है F टू कीप द सिस्टम स्टेशनरी। ठीक है, F कितना लगाना है कि ये सिस्टम मूव नहीं करे। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर को मैं और अच्छा बनाना चाहता हूं। कितना फोर्स F यहां पे लगाना है कि ये पूरा सिस्टम चले ही नहीं। स्मॉल m 60, m डैश 30। m डैश जो है वो प्लैंक का मास है और m जो है वो मैन का मास है। देखो ऐसे सारे क्वेश्चंस में अगर मोशन नहीं हो रहा है तो ये पूरे को अपना सिस्टम ले लो, इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0। अब इस पे नेट फोर्स जो है वो इक्वेट कर दो, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम पे नेट फोर्स 0। तो सिस्टम पे फोर्स क्या क्या लग रहा होगा? एक तो यहां से जितना F फोर्स लगाएगा ये F इधर भी लगेगा, ये F इधर भी लगेगा और यहां पे F और F 2F बन जाएगा, तो यहां से 2F इधर भी लगेगा। ठीक है, 2F F F और डाउनवर्ड इन दोनों का वेट लग रहा है, ये हो जाएगा 300 न्यूटन और ये हो जाएगा 600 न्यूटन। ठीक है, सो F प्लस F प्लस 2F is 900 न्यूटन and therefore F is 225 न्यूटन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे पूरा सिस्टम स्टेशनरी हो, पूरे सिस्टम मतलब सारे बॉडीज को मिलाकर के ही एक पूरा सिस्टम ले लो और उस पे नेट फोर्स दिखा दो। एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाना है इसमें। ठीक है, चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे रहा हूं, थोड़ा सा केयरफुली इसका आंसर देना। ये देखो, इसमें इसका आंसर बहुत केयरफुली देना है। चलो, ये ब्लॉक है, ये एक वेज है, मूवेबल वेज है, ये एंगल थीटा। अगर वेज की वेलोसिटी v है, ठीक है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? At some instant, velocity of wedge is v. What is velocity of the block? ठीक है, वेज की वेलोसिटी v, तो ब्लॉक की वेलोसिटी कितना? देखो, अगर वेज थोड़ा सा आगे चला जाता है, ठीक है, वेज अगर v डिस्टेंस आगे चला गया तो अब ये यहां पे आ गया,
यहां से धागा V फ्री होगा, तो ये जो धागा है, अब इसकी वजह से जो ब्लॉक है वो इस तरफ को वेज के रेस्पेक्ट में V डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज वो V है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज V। और किस डायरेक्शन में है? ये इस डायरेक्शन में है। दिस इज अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, क्योंकि वेज अगर आगे चलेगा V, तो धागा फ्री हुआ V, वो धागा ब्लॉक को मिल गया, ब्लॉक नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू, अगर ये x है और ये y है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज V, ये एंगल थीटा, और तो फिर V के कंपोनेंट्स क्या होंगे? दिस इज माइनस V cos थीटा I कैप माइनस V sin थीटा J कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, बट हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो देखो, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अब वेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला है वेलोसिटी। तो VBE इज VBW प्लस VWE। ठीक है, ये आ जाएगा VWE। यहां से अब तुम सारा लिख दो, देयरफॉर VBE इज माइनस V cos थीटा I कैप माइनस V sin थीटा J कैप प्लस वेज की वेलोसिटी इज V I कैप। तो ये आ जाएगा V1 माइनस cos थीटा I कैप माइनस sin थीटा J कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हो VB, तो V कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो दिस इज V 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ये 1 हो गया। सो दिस इज V 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू √2 V बाहर निकाल लो, 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दिस विल बी 2V sin थीटा बाई 2। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 2V sin थीटा बाई 2, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, चेक कर लो। ये ब्लॉक की वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में 1 माइनस cos थीटा I कैप और माइनस sin थीटा J कैप, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही है। आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा और हम फोर्सेस के क्वेश्चन लेंगे, फ्रिक्शन बताऊंगा, अगली क्लास में मैं आपको फ्रिक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप इसमें आपने कुछ नए क्वेश्चंस जरूर सीखे, तो इसको आप अप्लाई करना, यूज़ करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट।